सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज 2025 का पहला दिन है और मैं सेशन को रात को 2 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि न्यू ईयर था और सेशन छोड़ नहीं सकते, सेशन लेना इम्पॉर्टेंट है। और आई एम वेरी होपफुल कि आप लोग भी ये कमिटमेंट जो है ज़रूर से रखेंगे और एक पार्टिसिपेशन ज़रूर से करेंगे इस 5M सीरीज़ के अंदर। आप जहाँ भी मौका मिले सेशन को ज़रूर से शेयर करें। सेशन अगर आप देखते हैं तो लाइक बटन ज़रूर से प्रेस करें। अब ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो भी सोर्सेस हैं वहाँ से ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो आपके लिए कवर किया जा रहा है। और ये सारा जो भी कंपाइल करके मैं कंटेंट आपको टेस्ट सीरीज़ जो मैं रन कर रहा हूँ उसके अंदर आई एम प्रोवाइडिंग एज अ स्टडी मटेरियल ऑल्सो, बिकॉज आई वांट कि आप एटलीस्ट 2 इयर्स का ऐसा कंटेंट को पढ़ कर जाएँ, अच्छे से प्रैक्टिस कर जाएँ, गो थ्रू हों। तो चलो पहला टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ईयर एंड ऑफ़र है तो क्योंकि स्टार्टिंग है साल का पहला, तो ये ऑफ़र एक दिन एक्सटेंड रहेगा। 1 जनवरी को भी आपको ये ऑफ़र रहेगा। ठीक है, बाकी लास्ट में आपसे डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं द एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है मेटाबॉलिक प्रोसेस, जैसे एपेटाइट है, स्टैटिडी, कार्बोहाइड्रेट, तो कन्वर्जन टू फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड प्रोडक्शन एंड ग्लूकोज, इंसुलिन, मेटल। बट माइक्रोब्स यूज फाइबर एंड अमोनो एसिड टू प्रोड्यूस शॉर्ट चेन फैटी एसिड विच सर्व एज अ एनर्जी सोर्स फॉर देयर ह्यूमन कॉस्ट। अब इसमें देखो यहाँ पे दो डिफरेंट स्टेटमेंट, अगर आप दोनों स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से मतलब रीड करोगे तो दोनों इंडिपेंडेंट से रहेंगे। मतलब एनर्जी प्रोड्यूस होते बहुत सारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेस आपके होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में, एपेटाइट है ना, तो लाइक है ना, तो धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लिसराइड प्रोडक्शन, ग्लूकोज, इंसुलिन, मेटाबॉलिज्म, मतलब डिफरेंट शरीर के अंदर मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, उसके माध्यम से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, माइक्रोब्स जो है तो फाइबर और अमीनो एसिड को यूज़ करते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाने के लिए, जो कि उनके लिए एनर्जी सोर्स का काम करता है। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। अब ये दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करा। देखो ये चीज़ अगर आप सीख गए कि जैसे जो आजकल जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसमें अगर आप दोनों को रीड करो और उसमें बीच में बिकॉज लगा के देखो, अगर दोनों उसका आंसर कर रहे हैं तो ठीक है। और इस पर रूल आप ध्यान में रखना, जैसे मान लो इसमें कोई फैक्ट किसी स्टेटमेंट में मेंशन्ड है, कोई डेटा और कुछ टाइप का, कोई मिनिस्ट्री या कुछ ऐसा, या कोई है ना, तो वो गलत हो सकता है। तो आपका आंसर, अगर आपको पता है एक स्टेटमेंट गलत है तो आपको पता है इन दोनों में से सी डी में से आंसर होगा। और अगर दोनों स्टेटमेंट बहुत लॉजिकल लग रहे हैं, एकदम कनेक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप बिकॉज लगा के कर लो। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे आप अपने स्कोर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका है दैट इज़ माइंस एंड मिनरल बिल 2023 के ऊपर है। बिल अलाउ करता है प्राइवेट सेक्टर दैट कैन माइन 6 आउट ऑफ 12 एटॉमिक मिनरल्स, 6 जो है एटॉमिक मिनरल्स हैं, आउट ऑफ 12 में से 6 का जो प्राइवेट सेक्टर माइनिंग कर सकता है। जो रेवेन्यू जनरेट होगा इस ऑक्शन के द्वारा वो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को भी जाएगा। और एक्सप्लोरेशन जो लाइसेंस है विल बी ग्रांटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटिव बिडिंग के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा मतलब आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट आपके इसमें सही हैं। ये है ना, तो यहाँ पे पहले जो आपका एक्ट इससे पहले जो था 2013 से पहले 1957 का एक्ट था, दैट इज़ माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। और इसमें जो नया बिल है, नया एक्ट आप कह सकते हो, इसमें मेनली क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे इंश्योर किया जा सके। और इसमें रिमूवल ऑफ 6 मिनरल्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 12 एटॉमिक मिनरल्स लिमिटेड टू एक्सप्लोरेशन बाय स्टेट। जैसे इसमें मेनली आपको जो इंक्लूड किया गया है, जैसे मान लो लिथियम है, बेरिलियम है, नियोबियम है, टाइटेनियम, और उसके बाद टैंटलम और जिरकोनियम है। तो ये जो आपके हैं मतलब इस बिल में अलाउ करता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है माइन कर सकता है इन 6 जो मिनरल्स हैं, इनकी माइनिंग की जा सकती है। तो ये इसमें प्राइवेट सेक्टर के पास भी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। गवर्नमेंट भी खास तौर से एक्सक्लूसिवली ऑक्शन मिनरल्स का कंसेशन फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, जिसमें कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, ग्राफाइट है, कोबाल्ट है, लिथियम, निकल, फॉस्फेट, पोटेशियम, टिन। तो यहाँ पे रेवेन्यू है ना, तो ये कुछ कंसिड्रेशन कुछ कंटेक्स्ट में सरकार ने अपनी तरफ रखा है, लेकिन यहाँ पे बिल अलाउ करता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है 6 आउट ऑफ 12 एटॉमिक मिनरल्स को वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। रेवेन्यू जनरेटेड जैसे है तो वो बेसिकली आप कह सकते हैं कंसर्न जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके साथ शेयर किया जाएगा। और 100% FDI भी माइनिंग में अलाउ की गई है। तो देयर हैज़ बीन लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन दीज सेक्टर्स, तो इसलिए 100% FDI भी किया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोरेशन लाइसेंस भी है, मतलब एक्सप्लोरेशन के लिए। अब जैसे माइनिंग तो ठीक है, एक्सप्लोर करना, तो एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग का अलग से ये देखना कि हाँ ये मिनरल्स और ये सब यहाँ पे हैं कि नहीं है, तो उसमें फॉरेन FDI अलाउ की गई है।
अट्रैक्ट किया गया FDI अलाउ किया, जिसमें जूनियर माइनिंग कंपनीज़ हैं इन एक्सप्लोरिंग डीप सीटेड एंड क्रिटिकल मिनरल्स, गोल्ड, प्लेटिनम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये इसके लिए मतलब फैसिलिटेट, क्योंकि उनको माइनिंग मतलब एक्सप्लोर करना है, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, बहुत उसमें हाई लेवल की टेक्नोलॉजी का आपका ज़रूरत होती है, तभी आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट इसमें आपके सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग टेक्टोनिक प्लेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ये आप थोड़ा मैप में देख लेना। ठीक है, इसका आंसर जो है सी होगा, तो मैप में आप लोग देखना। पहला जुआन दे फुका है, ये स्मॉल टेक्टोनिक प्लेट है दैट वाज जनरेटेड फ्रॉम द जुआन डी फोका रिज। कोकोस प्लेट है जो कि सेंट्रल, कोकोस प्लेट आप देखोगे तो ये जो है सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। और उसके नजका प्लेट है वो साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट में है, साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है जो आपका नजका प्लेट है, ये ध्यान में रखना, नजका प्लेट है। सकोशिया प्लेट है साउथ अमेरिकन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट के बीच में है, जो सकोशिया आपका है ये। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के प्लेट के बीच में है। सोमालिया प्लेट जो है वो अफ्रीकन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में है। और एंटोलियन सब प्लेट है, ये इज अ कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट, इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरेशियन अरेबियन प्लेट है बाय नॉर्थ एंटोलियो फॉल्ट से सेपरेटेड है। तो ये कुछ प्लेट्स आप जैसे कहीं भी मैप आप चाहो तो देख लो, फिलिपिन प्लेट्स, कैरोलिन प्लेट्स, ये प्लेट्स थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। मेजर मैंने मैप इस पर इंक्लूड नहीं किया। तो यहाँ पे आपको जो ये प्लेट्स है ना, जो माइनर प्लेट्स और मेजर प्लेट्स हैं, इनकी जानकारी जो है अच्छे आपको होनी चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें आंसर में प्लेट है तो मैं थोड़ा सा आपको शो कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ये अगर आप देख सकते हो ना, तो ये सारी प्लेट्स है, नजका प्लेट है, कोकोस प्लेट है, कैरेबियन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है। तो ये प्लेट्स आपको आइडिया होना चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं सकोशिया प्लेट है, जुआन दी फुका प्लेट है, इस टाइप से। अब देखो ऐसे पूरा कंटेंट मैं आपको बना के बढ़िया PDF आपको स्टडी मटेरियल के रूप में प्रोवाइड करूँ, इफ़ यू आर पार्ट ऑफ टेस्ट सीरीज या प्रीलिम्स करंट अफेयर कोर्स का आप लोग हिस्सा हैं, तो दैट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, इन सबको करने में काफ़ी एफर्ट भी लगता है, यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इज ऑल्सो नोन एज ब्लीडिंग आई वायरस। ब्लीडिंग आई वायरस किसको कंसिडर किया जाता है? तो मार्बर्ग जो वायरस है उसको कंसिडर किया जाता है कंसिडर्ड एज अ ब्लीडिंग आई वायरस के रूप में कंसिडर किया जाता है। सो है ना, तो मार्बर्ग वायरस डिजीज़ है जिसमें लगभग 15 लोगों की डेथ हुई है, एक रवांडा के अंदर डेथ हुई है, तो इसे ब्लीडिंग आई वायरस भी कहते हैं, बिकॉज है ना कि इन्फेक्ट को भी, इंसान को भी इन्फेक्ट कर सकता है। और मोर्टेलिटी रेट प्रीवियस आउटब्रेक 24 से 88% जो कि बहुत हाई है। रवांडा में इस साल केस भी इसको देखने में, तो मार्बर्ग जो है ये एक टाइप का फिलो वायरस है, जैसे इबोला है वैसा। एंड ये जो फर्स्ट रिकॉग्नाइज़ किया गया था ये मार्बर्ग जर्मनी के अंदर 1967 के अंदर ये आपका किया गया था। अभी कई सारे उसमें अफ्रीका के देशों में, तंजानिया, घाना और रवांडा में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, लेक जबलनिको रिसेंटली न्यूज़ में था ऑन अकाउंट ऑफ स्कैरी ड्रॉट विच हैज़ ऑल्सो कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस फॉर अ नियर बाय पावर प्लांट दैट रिलाइज ऑन द लेक डैम फॉर एनर्जी। द गिवन लेक इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लेक जबलनिको की बात इस पे न्यूज़ में है। ठीक है, अब आप ये कंटेंट सर्च कर लेना पूरे यूट्यूब में अगर आपको मिल जाए तो यहाँ पे ड्रॉट हैज़ एम्प्टीड द, ठीक है, तो ये एक आर्टिफिशियल लेक है जिसका नाम जबलनिको है, तो सूखे की वजह से पूरा लेक सूख गई है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो ये जो है बेसिकली ये लेक आपकी कहाँ पे है, तो ये बॉस्निया के अंदर ये लेक है, सूखे की वजह से पूरे सूख गई है, मतलब है ना, लैक ऑफ रेनफॉल, इसकी वजह से पूरा सूख गई है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। सो बॉस्निया लार्जेस्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर है, और तो ये थोड़ा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे बॉस्निया के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है, तो ये आप लोग आंसर करना। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट रिक्वायर सिमिलर फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसेस जैसे प्रेसिडेंट का है। रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इंट्रोड्यूस्ड सिर्फ राज्यसभा में, नॉट इन लोकसभा। कोई भी ग्राउंड जो है वो मेंशन नहीं है फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया। दिस रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल शुड बी पास्ड इन राज्यसभा बाय स्पेशल मेजोरिटी। अब इसमें देखो पहली चीज़ तो ये है कि इसमें स्टेटमेंट 2 और 3 आपके करेक्ट हैं इसमें। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट आपके इसमें सही हैं। अब इसमें क्या है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो रिमूव अपने ऑफिस से किए जा सकते हैं, इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ, अपने टर्म से पहले उनको हटाया जा सकता है। और यहाँ पे जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें फॉर्मल इम्पीचमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फॉर्मल जो इम्पीचमेंट आपका प्रेसिडेंट के केस में होता है वैसा फॉर्मल इम्पीचमेंट आपको वाइस प्रेसिडेंट के केस में नहीं चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, नो, कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है।
वो कैसे किस ग्राउंड पे आपका रिमूव किया जा सकता है। रिजोल्यूशन जो है फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन राज्यसभा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं हो सकता। और नो सच रिमूवल फॉर रिमूवल कैन बी मूव एटलीस्ट 14 डे का एडवांस नोटिस जो है अगर आप रिमूव कर रहे हो तो देना पड़ेगा। और दिस रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल शुड बी पास्ड इन राज्यसभा, मतलब है ना, राज्यसभा के द्वारा ये पास होना चाहिए और उसके बाद लोकसभा के द्वारा भी एग्रीड होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान में रखना, लोकसभा के द्वारा भी सिंपल मेजोरिटी के बेसिस पे एग्रीड होना चाहिए। इस पर बिल्कुल प्रीलिम्स का प्रश्न अच्छा बन सकता है, तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे जो आंसर आपका 2 सही है, तो बी आंसर इसका हो जाएगा। India has also established its own seed storage facility. It was built jointly by Defence Institute of High Altitude Research and National Bureau of Plant Genetic Resource in 2010 under the DRDO. The described seed vault is located in which of the following? ये जो seed vault है तो इंडिया ने अपना इस्टेब्लिश किया जो सीड स्टोरेज फैसिलिटी है वो लद्दाख में, चांगला जो है लद्दाख में हमने स्टोरेज बनाया है। चांगला लद्दाख के अंदर जो है इसको डेवलप किया है। तो ये फैक्ट याद रखना है किसके द्वारा है, तो बिल्ड जॉइंटली आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च एंड नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, इनके माध्यम साथ में मिलकर ये आपका किया गया है अंडर DRDO। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिक्योर सीड बैंक है, सीड बैंक मतलब ठीक है, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट सिक्योर सीड बैंक है वो नॉर्वेजियन आइलैंड ऑफ स्पिट्स बर्जन जो है यहाँ पे है, मतलब जो नॉर्वे का कोई आइलैंड है जिसका नाम है दैट इज़ स्पिट्स बर्जन। इस आइलैंड यहाँ पे ये लोकेटेड स्पिट्स बर्जन। तो देखो क्या है, सीड बैंक का मतलब होता है कि कई जैसे मान लो धीरे धीरे सीड वैराइटीज़ खत्म हो जाती हैं, अब सीड्स ही नहीं बचेंगे तो आप कैसे क्रॉप प्रोडक्टिविटी मेंटेन करके रखोगे। तो इसको ऐसा मेंटेन करके रखना मतलब ऐसा कोई स्थिति बन जाए कि पूरा पृथ्वी का पूरा कोई क्लाइमेट चेंज कैलेमिटी कोई इमरजेंसी आ जाए तो कैसे मतलब ये स्टोर करके एक जगह रखना। तो ये कैसा, तो ये जो है पूरा ओन्ड और एडमिनिस्टर किया जाता है पूरा इंडिया के कंटेक्स्ट में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द किंगडम ऑफ नॉर्वे। तो ये मतलब जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिक्योर सीड बैंक है नॉर्वे के अंदर है। तो यहाँ पे आंसर इस केस में आपका डी होगा। विथ रेफरेंस टू द आयुष्मान वय वंदना कार्ड कंसिडर द फॉलोइंग। द कार्ड एक्सेसिबल है सारे सिटीजन्स का जो 70 साल से आपके हैं और ओल्डर है, एलिजिबल है, रिगार्डलेस उनका क्या एम है। तो ये मेनली फॉर एज्ड 70 ईयर्स एंड अबव, ठीक है। तो अबाउ प्रोवाइडिंग एन एनुअल कवरेज जो है इसमें लगभग 5 लाख का एवरेज का कवरेज इसके अंदर है। तो ये है, इसमें इनकरेक्ट आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। और ये किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर है, तो कॉमन सी बात है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ आपकी हेल्थ इसके अंदर इन्वॉल्व है जो इसको करेगी। तो कार्ड जो है जो ये स्पेशल है, जो ऑल सिटीजन इंडियन सिटीजन्स हैं जिनका एज 70 साल या उससे ज़्यादा है, दे आर एलिजिबल फॉर इट। एम क्या है कि फ्री यूनिवर्सल हेल्थ केयर सीनियर सिटीजन्स को प्रोवाइड किया जो 70 साल से बड़े हैं। ऑल इंडियन सिटीजन जिनका 70 साल या उससे ज़्यादा ओल्डर, दे आर एलिजिबल फॉर इट। 5 लाख का पर फैमिली फॉर हेल्थ केयर नीड्स जो है वो प्रोवाइड आपका किया जाएगा। एनरोलमेंट इसके लिए आपका PM जय पोर्टल या आयुष्मान ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। KYC का पूरा कंप्लीशन जो है वो आपका होना चाहिए। बेनिफिशियरी ऑफ अदर गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कैन रिटेन बोथ द एग्जिस्टिंग कवरेज एंड और फॉर आयुष्मान भारत। तो यहाँ पे ये चीज़ जो हाईलाइट की गई थी यहाँ पे लाइक द स्कीम, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब ऑलरेडी कोई बेनिफिट उठा रहा है दूसरे स्कीम का तो मे बी इसमें एलिजिबल ना हो। तो लाइक इट वर्क्स लाइक इंटीग्रेटेड विद अदर स्कीम एज द बेनिफिशियरी ऑफ अदर गवर्नमेंट है कैन आइदर रिटेन एग्जिस्टिंग कवरेज और ऑट फॉर आयुष्मान भारत बेनिफिट। मतलब ऐसा नहीं है कि बोथ को रिटेन नहीं कर सकते, उनको चूज़ करना पड़ेगा। तो सेकंड गलत है, पहला सही है। इनकरेक्ट पूछा इसलिए 2 ओनली जो है वो आपका होगा। तो ये ध्यान में रखना है। अगेन आई एम स्टेटिंग ये जो 50% ऑफ है तो ये 1 जनवरी को भी आज आपका रहेगा, ठीक है, फिर ऑफ़र बंद हो जाएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 जैन आपके पास सिर्फ 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख 3 दिन है आपके पास। और ये कोर्स में अल्टीमेट तरीके से मैं विद माइंड मैप के माध्यम से मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। 4 तारीख से हम लोग ये कोर्स शुरू कर देंगे। और इसके अलावा है ना इसमें स्टैटिक और करंट अफेयर्स सब कुछ है। इसका साइंस टेक्नोलॉजी और उसके बाद आपका प्रीलिम्स करंट अफेयर्स, ये 10 तारीख से साइंस एंड टेक का कोर्स और 15 तारीख से प्रीलिम्स करंट अफेयर का कोर्स शुरू हो जाएगा। क्रैश कोर्स आपका पूरा शुरू हो जाएगा। तो इसमें पहले मैं स्टार्टिंग मैपिंग और से करूँगा, इससे फिर NCERT हिस्ट्री वाली है, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स की NCERT है, बायो की NCERT, बहुत सारी चीज़ें। मतलब आपको फिर कुछ नहीं करना, इसको पढ़ना है बस, जो जो चीज़ पढ़ाई जाएगी उस चीज़ को करना है। और माइंड मैप के फॉर्मेट से मैं कंटेंट आपको इसमें प्रोवाइड करूँगा। ऐसा बड़ी बड़ी स्लाइड्स नहीं होंगी, वीडियो लेक्चर देखना और करना है। तो 50% ऑफ आपका रहेगा
सारे कोर्सेस में 1 जनवरी को भी। लिंक कोर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। सेशन को लाइक करें, मिलता है नेक्स्ट सेशन में, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।